नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फतेह में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति की मैं पहली क्लास लेने जा रहा हूं फिलहाल। और संख्या पद्धति के हम सारी संख्याओं के बारे में समझेंगे, कौन कौन सी संख्या किस तरह से होती हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं संख्या पद्धति में। और सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर स्थानीय मान और जातीय मान की। सबसे पहले हम स्थानीय मान और जातीय मान की बात करें तो यहाँ पर अगर स्थानीय मान लें, सबसे पहले स्थानीय मान तो स्थानीय मान को अगर हम बात करें तो स्थानीय मान को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू जो होती है हमारी उसे बोलते हैं स्थानीय मान। और प्लेस वैल्यू होती क्या है, तो अभी हम प्लेस वैल्यू की अगर बात करें तो कोई अगर हम संख्या लें, जैसे मान लेते हैं हमने संख्या यहाँ पर ली 8 2 3 1, इस तरह से कोई संख्या ली। अगर हम इसके बात करते हैं प्लेस वैल्यू की या फिर स्थानीय मान की, तो सिंपली सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से इस तरह से हम एक जैसे हम स्टार्टिंग में सीखने वाला प्रोसेस लगाएंगे, बिल्कुल सिंपल, जिसमें हम अच्छी तरह समझ जाएं चीज़ों को। और जैसे वन है यहाँ पर, तो वन के जस्ट आगे की अगर बात करें, जो वन हमारा डिजिट है, एक डिजिट है वन, उस वन के जस्ट राइट साइड में अगर बात करें तो कोई भी नंबर नहीं है, इसका मतलब है वन को तो हम ऐसे ही उतार देंगे। उसके बाद जस्ट बात करें हम 3 की, 3 हमारा नेक्स्ट डिजिट है 1 के बाद, तो 3 के जस्ट राइट साइड में कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट है, तो उतने ही जीरो लग जाएंगे 3 के पीछे, यानी 30 हो जाएगा। अगर बात करें 2 के जस्ट राइट साइड में कितने डिजिट हैं यहाँ पर, तो 1 2, तो कितने जीरो लग जाएंगे 2 के पीछे, 2 0। इसी प्रकार 8 के पीछे कितने जस्ट मतलब राइट साइड में कितने डिजिट है, 1 2 3, तो यहाँ पर 8 के पीछे कितने जीरो लग जाएंगे, 3 लग जाएंगे। तो मैं एक बात यहाँ से कह सकता हूँ, जो स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू से बोलते हैं हम, तो वो हमारे जो होता है, ये संख्या जो हमारी दिख रही है यहाँ पर, ये टोटली ये संख्या हमारी होंगी स्थानीय मान, तो इन्हें हम बोलेंगे स्थानीय मान। समझ रहे हैं यहाँ तक सभी। अगर हम बात करें यहाँ से ना दूसरी फेस वैल्यू की, या फिर बोल सकते हैं उसे जातीय मान, उसे हम बोलते हैं जातीय मान। तो जातीय मान क्या होता है, तो जातीय मान या हम बोल सकते हैं उसे फेस वैल्यू। तो जो किसी भी संख्या का, कोई भी अगर नंबर है हमारे पास, किसी भी संख्या है, किसी भी नंबर का अगर हमसे जातीय मान पूछता है, तो जिस नंबर का जातीय मान पूछता है वो ऑलरेडी नंबर ही क्या है, अपना खुद का जातीय मान। अगर हम बात करें यहाँ से 8 का जातीय मान, तो 8 का जातीय मान तो 8 ही होगा। इसी प्रकार 2 का जातीय मान, 2 का जातीय मान भी 2 ही होगा, 3 का जातीय मान 3 ही होगा, और 1 का जातीय मान 1 ही होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ, अगर परिभाषा की अगर बात आती है, तो स्थानीय मान क्या होता है, तो किसी भी संख्या के किसी भी डिजिट का, किसी भी संख्या के किसी भी अंक का, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर किसी भी संख्या के किसी भी अंक का अगर हमें स्थानीय मान निकालना हो, स्थानीय मान किसी भी संख्या के किसी भी अंक का स्थानीय मान, उस अंक के दाईं ओर जितने अंक होते हैं उसके पीछे या फिर कह सकते हैं उसके राइट साइड में या उसके दाईं ओर उतने ही शून्य लगाते हैं। प्राप्त नंबर ही या प्राप्त संख्या ही हमारी क्या कहलाएगी, स्थानीय मान कहलाएगी। स्थानीय मान कहलाएगी, ये कहलाती है। तो ये बात आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। मैं एक बार प्रैक्टिकली फिर दोबारा समझाता हूँ। अगर मान लो हमारे पास कोई संख्या है 8231 का नंबर है, उस नंबर में अगर एक डिजिट की बात करें, नंबर 1 की, यानी इस राइट साइड से जो फर्स्ट डिजिट हमारा यूनिट वाला, अगर हम उसकी बात करें, कह सकते हैं इसे इकाई वाले को, इकाई अंक होता है दहाई अंक, सैकड़ा और 1000 वाला। अगर मैं इकाई अंक की अगर बात करता है, इकाई अंक अगर हमसे स्थानीय मान पूछता है, तो इकाई अंक में मैं ये देखना उसके जस्ट राइट साइड में दाईं ओर कितने अंक है, तो इसके अंक कोई भी नहीं है इसके राइट साइड में, तो इसलिए ऑलरेडी 1 ही उतर जाएगा। अगर जस्ट बात करें हम 3 की, तो 3 के राइट साइड में कितने अंक है, दाईं ओर 1 अंक है, तो इसलिए 1 जीरो लग जाएगा, यानी कि इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 30। इसी प्रकार 2 की बात करें, 2 का स्थानीय मान, 2 के पीछे कितनी संख्या, मतलब या कह सकते हैं राइट साइड में कितनी, 1 2, तो ये हो जाएगा 200। 8 के पीछे कितनी संख्या, 1 2 3, तो यहाँ पर कितने अंक हो जाएंगे, यहाँ पर 3 जीरो लग जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 8000। तो ये जितने भी हमारे पास इस तरह से आएंगे, ये होंगे हमारे स्थानीय मान। अगर हम बात करें जातीय मान की, तो खुद संख्या अपना मतलब संख्या में जिस भी नंबर का हमें अंक का डिजिट का हमें स्थानीय मान निकालना है, तो उसके पीछे जितने भी मतलब उसके राइट साइड में संख्या हैं उतने ही, और जितने अंक हैं उसके राइट साइड में उतने ही जीरो लग जाते हैं, वो होता है स्थानीय मान। अगर जातीय मान की बात करें तो जातीय मान में होता क्या है,
संख्या में जो भी अंक का स्थान जातीय मान पूछेगा वो अंक ही ऑलरेडी क्या है उसका जातीय मान है। भाई इतनी बात समझनी है। तो जातीय मान हम कह सकते हैं किसी भी संख्या के किसी भी अंक का जातीय मान या फेस वैल्यू स्वयं अंक ही होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है स्थानीय मान और जातीय मान से, यानी कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू से सवाल पूछ लेता है, तो हमें इस तरीके से बता सकते हैं। इसके बाद हमसे एक सवाल यहाँ से और क्या पूछ सकता है, सवाल हमसे यही पूछ सकता है इसमें कि जैसे यहाँ से दे दिया हमारा 8231 दे दिया, यानी 8231 में उस अंक को बताइए या उस डिजिट को बताइए जिस डिजिट का स्थानीय मान और जातीय मान सेम है। तो राइट साइड में जो ये कह सकते हैं यूनिट डिजिट, यानी यूनिट डिजिट वाला जो अंक है हमारा, या जैसे राइट साइड से पहला जो अंक होगा उसका स्थानीय मान और जातीय मान क्या होंगे, दोनों के समान होंगे। तो हमसे ये भी चीज़ पूछ सकता है यहाँ से कि उस अंक का या उस अंक की वैल्यू बताओ या उस अंक को बताइए हमें जिस अंक का स्थानीय मान और जातीय मान क्या होंगे, समान। तो वो क्या हमारे पास पहली अंक की मतलब दाईं ओर से पहला जो अंक मिलेगा जो भी हो वो हमारे उसके स्थानीय मान जातीय मान क्या होंगे, समान होंगे। इसके बाद हमसे पूछ सकता है कि सपोज करिए जैसे 3 नंबर है या 2 नंबर की बात कर रहा हूँ इसकी मैं, 2 नंबर का 2 का स्थानीय मान जातीय मान का अंतर बताओ। तो 2 का स्थानीय मान कितना है भाई, 2 के जस्ट सामने। अगर ये बात करूँ राइट साइड में कितने अंक है, 1 2, तो 200 हो जाएगा स्थानीय मान, और जातीय मान कितना, स्वयं 2, और दोनों का अंतर पूछा तो घटा लेंगे, यहाँ से हो जाएगा 198। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इसका स्थानीय मान जातीय मान क्या है, अंतर है। तो स्थानीय मान जातीय मान के इससे ज़्यादा सवाल तुमसे नहीं पूछेगा। अब इसके बाद चलते हैं हम संख्याओं के क्लासिफिकेशन पे, कि संख्याओं का हम क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। तो इतनी बात तो सभी समझ गए होंगे। अब संख्या क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, संख्याओं को किस तरीके से डिवाइड कर रखा है और किस तरह से कैसे कैसे हमें वो छांट रहे हैं, या किस तरह संख्याओं का हमें ज्ञान को लेना है। कि संख्याओं का ज्ञान ही मेन चीज़ है। अगर आपका नंबर सिस्टम या संख्या पत्ती अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है तो आपको कैलकुलेशन वगैरह भी करने में बहुत मदद मिलेगी यहाँ से, और संख्याओं को चीज़ों का पहचान होगी भी अच्छी तरीके से। तो अगर संख्याओं में बात करते हैं हम सबसे पहले लेते हैं यहाँ से सम्मिश्र संख्याएँ, कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर मैं सम्मिश्र संख्या की बात करूँ, सम्मिश्र संख्याएँ, तो सम्मिश्र संख्याएँ होती क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सम्मिश्र संख्याएँ 2 प्रकार से बटी होती हैं। पहला तो होती है हमारी रियल नंबर या वास्तविक संख्या जिन्हें बोल देते हैं वास्तविक संख्याएँ। बहुत ध्यान से समझनी ये बातें, क्योंकि एक एक पॉइंट क्लियर करके चलना तभी समझ में चीज़ आएंगी। वास्तविक संख्या को हम बोलते हैं रियल नंबर। इसी प्रकार दूसरा हमारा यहाँ से काल्पनिक संख्याएँ, काल्पनिक संख्याएँ। और काल्पनिक संख्याओं का इंग्लिश की अगर हम बात करें, काल्पनिक संख्याएँ, तो काल्पनिक संख्या इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, NUMBR नंबर। तो ये हो जाएंगे हमारे इमेजिनरी नंबर। तो काल्पनिक अगर संख्या यहाँ से वास्तविक संख्या और एक होता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या क्या होती है, हम काल्पनिक संख्या के अगर बारे में बात करते हैं, इससे कोई वनडे एग्जाम में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता, मगर एक नॉर्मल बात पूछ ले वहाँ पर क्या हमारा जो काल्पनिक नंबर होता है, काल्पनिक नंबर होता क्या, ये होता हमारा I² बराबर -1, या I इक्वल टू हम लिख देंगे यहाँ पर √-1। I जो होता है I हमारा क्या है, I है हमारा आयोटा, इसे बोलते हैं आयोटा। तो I बराबर तुमसे ये पूछ सकता है कि निम्न में से 4 ऑप्शन दे देगा, निम्न में से कौन सी काल्पनिक संख्या है। तो जहाँ भी आपको -1 दिखाई दे जाए या फिर I² दिखाई दे जाए वो हमारे पास क्या है, यहाँ पर काल्पनिक संख्या है। अगर हम बात करें सम्मिश्र संख्या की, सम्मिश्र संख्या इन दोनों के मेल से बनी हुई है, मिक्स से बनी हुई है। तो जैसे मान लो कोई संख्या लिख दी मैंने 4 + 3 और इस तरह से, तो ये हमारी ये संख्या है क्या है, हमारी सम्मिश्र संख्या है, जिसमें 4 क्या है, रियल नंबर है, और 3 I क्या है, इसमें इमेजिनरी नंबर है, यानी ये रियल नंबर है और ये इमेजिनरी नंबर है। तो आप इस बात को ध्यान समझ के होगे। तो यहाँ से एक चीज़ और पूछ लेता है, कोई संख्या अगर देगा हमें जिस तरह से, जैसे मान लो कोई संख्या में इस तरह से दे दी, जैसे इससे पहले तो हम ये इसमें कभी कभी मैग्नीट्यूड पूछ लेता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है हमारा, मैग्नीट्यूड की अगर बात करूँ तो जेड का मोड होता है, जेड का मोड बराबर √A² + B²। जैसे मान लो यहाँ पर ये जो संख्या लिखी हुई है हमारी किस फॉर्म में, A + BI की फॉर्म में लिखी हुई है। तो यानी A का मान कितना है पर 4, B का मान कितना है पर 3। तो यहाँ पर जेड का अगर मोड निकालें तो वो होता है हमारा मैग्नीट्यूड। तो जेड का मोड अगर हम निकालें यहाँ से तो ये हो जाएगा √ में A का मान कितना है पर 4, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, प्लस B का स्क्वायर कितना 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 16 और 9 कितने हो जाएंगे हमारे
25 और 25 को अगर करने से बाहर निकालें कितना आएगा 5, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं होता तो कितना मानते हैं 2। और इस 2 का मतलब होता है संख्या में अंदर फैक्टर करने के बाद 2 के जोड़े बनाने, तो 5 गुणा 5 एक जोड़ा बनना तो एक संख्या बाहर आ जाएगी। इसका मतलब है इसका जो मोड है यानी जेड का मोड यानी मैग्नीट्यूड कह सकते हैं, तो कितना आएगा 5 आएगा। तो क्लियर है इतनी बात। तो मैक्सिमम अगर तुमसे काल्पनिक संख्या में पूछ लेता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ मोड पूछ लेगा या फिर कहेगा निम्न में से कौन सी काल्पनिक संख्या है। और काल्पनिक संख्या और कौन कौन सी भी हो सकती हैं तो हम बता देते हैं यहाँ से। जैसे मान लो अंडर रूट में -7 है यहाँ पर, या अंडर रूट का -11 है, या अंडर रूट का -5 है। तो ये सबके सब क्या हमारी काल्पनिक नंबर हैं, यानी कि इसमें -7 दे रखा माइनस का, या मैं इसे इस तरह से भी लिख सकता हूँ अंडर रूट 7 गुणा -1। तो बात तो ये क्यों, और ये -1 मान किसका होता भाई i स्क्वायर का होता। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि संख्या है काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर है। तो इमेजिनरी या काल्पनिक नंबर से आपसे इससे ज़्यादा सवाल नहीं पूछेगा। अब आ जाते हैं बात हम वास्तविक संख्याओं पर। वास्तविक नंबर होते क्या है, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से सवाल बनेंगे, चीज़ें बनेंगी। तो काल्पनिक नंबर होते क्या हैं, अगर हम रियलिटी में बात करें काल्पनिक नंबर होते क्या हैं, तो वे नंबर्स या वे संख्याएँ बोल सकते हैं, मैं लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझा देता हूँ प्रैक्टिकली। वे संख्याएँ जो पैमाने पर दर्शाई जा सकें, या वे संख्या जो पैमाने पर प्रस्तुत की जा सकें। अब वो निगेटिव भी होंगी, पॉजिटिव भी होंगी, पॉइंट में भी होंगी, जीरो भी हो, सब कुछ होगा। मतलब कह सकता हूँ यहाँ से ये 0, ये -1, ये -2, ये -3, डॉट डॉट डॉट, ये माइनस के इनफाइनेट तक चलेंगे इस तरह से। इसी प्रकार यहाँ से +1, +2, +3 और ये हो जाएगा हमारा +4 और डॉट 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 इधर को प्लस इनफाइनेट। तो इनफाइनेट तक हम इसे लेकर चल रहे हैं फिलहाल। अब ये जरूरी नहीं है कि पूरी संख्या होल नंबर में होंगे, इनके बीच बीच में ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पर अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो 1.5 हो सकता है, यहाँ पर 2.5 हो सकता है, यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर हो सकता है 3.2 भी हो सकता है। तो पॉइंटों वाली संख्या भी कहाँ पर चलेंगी, वास्तविक संख्याओं के अंदर चलेंगी, रियल नंबर के अंदर चलेंगी। अब आ जाता है रियल नंबर क्लासिफिकेशन। अब मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि वास्तविक संख्या की जो डेफिनेशन है वो ये डेफिनेशन है कि वे संख्या जो पैमाने पर प्रस्तुत की जा सकें, दर्शाई जा सकें, वो सारी संख्या क्या कहलाती है, हमारी वास्तविक संख्या है। जो जैसे हमारे पास यहाँ 0 के साथ निगेटिव पॉजिटिव हो सकती हैं, पॉइंट वाली हैं, दशमलव भी हो सकती हैं। अब इन वास्तविक संख्याओं को किस तरीके से क्लासीफाई कर रखा है, तो वो चीज़ हम अगर देखें यहाँ से तो इन्हें भी 2 भागों में बांट रखा है। वास्तविक संख्या को भी, वास्तविक संख्या को 2 जगह किस तरह से बांट रखा है, एक बार मैं मिटा देता हूँ चीज़ों को, इतनी बात समझ के हो गया हम। इसके आगे हम वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांटेंगे। कैसे कैसे बांटना देखो, अच्छे तरीके से समझनी है चीज़ें, तभी समझ में आएंगी। एक एक करके बिल्कुल एक एक पॉइंट क्लियर करना है अच्छे तरीके से। तो जो हमारी वास्तविक संख्या है वो 2 भागों में बटी है मेनली। अगर मेनली बात करें मुख्य रूप से तो 2 भागों में बटी है। 2 भाग कौन कौन से हैं वो तो समझ लेते हैं एक बार ध्यान से, वास्तविक संख्या को किस तरीके से 2 भागों में बांटा है। तो जो वास्तविक नंबर हैं, वास्तविक संख्याएँ हैं, वास्तविक संख्याएँ, वो वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांटा है इन्होंने। एक तो बांटा है इन्होंने दशमलव भिन्न में, या दशमलव संख्या कह सकते हैं, दशमलव संख्याएँ, दशमलव संख्याएँ इन्हें बोलते हैं हम डेसिमल नंबर। इसके बाद दूसरी बात करें, दूसरी संख्या हमारी पूर्णांक, ये इन्हें बोलते हैं इंटीजर, पूर्णांक। अगर दशमलव की बात करूँ, दशमलव संख्या भी हमारी 3 भागों में बटी हुई है। दशमलव संख्या 3 भागों में किस प्रकार से बटी हुई है, उन्हें चीज़ को बहुत ध्यान से देखना है। और अब सवाल धीरे धीरे बनने शुरू हो जाएंगे, यहीं से बनते हैं सवाल। तो मैं जब क्वेश्चन की सीट दूंगा तो उसमें सवाल तुम्हें सॉल्व करने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, पता होना। तो दशमलव संख्या 3 पर टाइप से कैसे कैसे बट गई, तो एक तो आती है हमारी शांत दशमलव भिन्न या शांत दशमलव संख्या, शांत दशमलव संख्याएँ। दूसरी होती है हमारी अशांत दशमलव संख्याएँ, अशांत दशमलव संख्याएँ। और तीसरा जो अशांत का ही रूप होता है, वैसे अगर देखा जाए तो मैं यहाँ से इस चीज़ को हटा देता हूँ और अशांत में इसे जोड़ देता हूँ। तो अशांत भी 2 टाइप में बढ़ जाती है। अशांत 2 टाइप में कैसे बढ़ जाती है देखिए। अगर मैं अशांत की बात करूँ तो अशांत में होती हैं टर्मिनेटिव और नॉन टर्मिनेटिव, जैसे कह सकता हूँ। टर्मिनेटिव का मतलब रिपीटेड संख्या, दूसरी होती है नॉन रिपीटेड। तो रिपीटेड संख्या को बोलते हैं हम टर्मिनेटिव, नॉन रिपीट को बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिव। या जैसे कह सकते हैं हम बिना, ये होती है पुनरावृत्ति वाली, यानी कहते हैं हम पुनरावृत्ति। और ये बिना पुनरावृत्ति, बिना या गैर पुनरावृत्ति कह सकते हैं, बिना पुनरावृत्ति वाली संख्या। जैसे शांत दशमलव भिन्न की अगर मैं नॉर्मली बात करूँ यहाँ से पहले, तो शांत दशमलव भिन्न को पहले एक बार समझते हैं क्या है ये, किस तरीके से है। तो शांत दशमलव भिन्न को इंग्लिश की अगर बात करें, इंग्लिश में बोल सकते हैं इसे हम टर्मिनेटिव नंबर। और ये होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिव नंबर।
तो अगर हम बात करें यहाँ से डेसिमल नंबर की, जो सिंपल डेसिमल नंबर है शांत वाला है बिल्कुल साइलेंट मोड में, तो जैसे मान लो हमारे पास कोई 1/2 संख्या, सपोज करो ये है, अगर मैं इसे यहाँ से डिवाइड करने की कोशिश करूँ भिन्न को, भिन्न के टाइप के रूप में मान लो इसे, अगर मैं इसे डिवाइड करूँ तो पहले ना आते ही 0 लगेगा तो जाएगा नहीं, फिर पॉइंट लगाएंगे, ये 10 2 पंजे 10। तो मुझे एक बात की पता है, एक नंबर है 1/2 जो 0.5 बार पूरी तरीके से शांत हो गया, यानी एक बार में कट गया पूरा पूरा। उसके बाद अगर दूसरा नंबर लेके चलो यहाँ से, जैसे मान लो 5/2 लेके चल रहा हूँ, तो 2 दूनी 4, 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10। तो 2.5 यानी 0.1 यानी पॉइंट के बाद एक संख्या के बाद ये शांत हो चुकी है फिलहाल। तो जो संख्याएं 1 बार 2 बार 4 बार या 5 बार में शांत हो जाती हैं उन्हें बोलते हैं शांत दशमलव भिन्न। अब बात करें हम अशांत दशमलव भिन्न की, तो अशांत दशमलव भिन्न भी 2 भागों में बटी, यानी एक तो पुनरावृत्ति वाली या टर्मिनेटिव, दूसरी कहते हैं बिना पुनरावृत्ति या गैर पुनरावृत्ति वाली बात करें तो नॉन टर्मिनेटिव। तो जो हमारे पास इधर देखिए पुनरावृत्ति वाली, तो पुनरावृत्ति वाली संख्या में जो मान लो हमारे पास 1/7 है कोई नंबर, अगर 1/7 को हम डिवाइड करें पहले तो ना आते 0 लाएंगे, फिर लाएंगे और पॉइंट, और ये 10 हो जाएगा, 7 एकम 7। अगर हम बात करें 4 हो जाएंगे, 4 यहाँ से, जब 4 यहाँ से बचेंगे तो हम पॉइंट तो ऑलरेडी लगा हुआ, फिर 40 हो जाएगा, 7 पंजे 35, फिर कितने हो जाएंगे हमारे पास 35 और 5 50 हो जाएगा, 7 7 49। फिर हमारे पास कितना बचा 49, तो 1 बचा, फिर वही कंडीशन बन जाएगी, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 7 एकम 7, एक फिर 5 और फिर 7, यानी सेम ये संख्या बार बार रिपीट होती रहेगी, इनफाइनाइट तक जाएगी और ये रिपीट ही होती रहेगी बार बार। पॉइंट 157 157 157 157 ये पूरी सीरीज चलेगी। इसी प्रकार हम बात करें यहाँ से, तो 1/3 को भाग करोगे तो 0.333333 बार बार जाएगा, तो वो भी क्या हमारी पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार इसका चक्कर चल रहा है। ये देखो संख्या, ये बार बार इस तरीके से घूम घूम के चलती रहेगी इस तरह से। तो ये संख्या होगी हमारी पुनरावृत्ति वाली, या टर्मिनेटिव भिन्न कह सकते हैं। अगर बात करें बिना पुनरावृत्ति या नॉन टर्मिनेटिव, जैसे मान लो कोई नंबर हमारे पास इस तरीके से 0.12345678213 डॉट इस तरह से, जो मतलब जो संख्या कभी रिपीट होती ही नहीं, मतलब उसके हर अंक अलग होते हैं। जैसे पाई के मान की बात करें, तो पाई के मान की अगर बात करें तो पाई के मान की इतनी मोटी बुक होती है जिसमें कई हज़ार मतलब बहुत सारे मतलब मान होते हैं उसके। अभी बात करें तो यहाँ पर जब इसमें अगर हम बात करें यहाँ से, तो इसमें गिनीज बुक में नाम दर्ज होता है जो ज़्यादा अंक उसके रट लेता या उसके नंबर्स को रट लेता, उसके मान को रट लेता। तो अभी फ़िलहाल जो जिसमें 4000 का एक रिकॉर्ड था पहला, वो रिकॉर्ड टूट चुका। 7000 के आसपास किसी ने अंकों को जो है इसके पाई के नंबरों को मतलब याद कर लिया, तो इसलिए उसका नाम गिनीज बुक में था। मगर अब बात करें हम इसकी, तो हमसे छोटी छोटी संख्याओं की तो याद हो नहीं पाती, तो अब इसका गिनीज बुक में नाम दर्ज करने के लिए तो क्या करेंगे, क्योंकि उसके लिए इतनी मोटी किताब होती है नाम की। तो उस चीज़ के चक्कर में ना पड़े, हमें बस इतना काम करना, हमने पढ़ना। बाकी कोई अगर याद कर सकता तो फिर कोई दिक्कत नहीं, करें और अपना गिनीज बुक में नाम दर्ज कराएं। तो बिना पुनरावृत्ति का मतलब जो संख्या रिपीट तो हो रही, मतलब रिपीट नहीं होती, वो बाहर को चलते रही इनफाइनाइट तक, मगर वो रिपीट होती नहीं, उनके कोई मान की पता ही नहीं और छोर नहीं पता कितनी होती हैं, मगर वो रिपीट नहीं होती हैं। कहने का मतलब वो ना बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिव, कह सकते हैं बिना पुनरावृत्ति। अब एक बात बहुत ध्यान समझनी है, यहाँ से हम रैशनल और इरेशनल नंबर की बात करेंगे, यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्या होगी। तो शांत दशमलव भिन्न और पुनरावृत्ति वाली संख्या जिन्हें बोलते हैं टर्मिनेटिव भिन्न, ये दोनों के दोनों जो होती हैं, ये होती है हमारी परिमेय संख्या। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऐसे, ये होती हैं परिमेय संख्याएँ। परिमेय संख्याएँ, तो परिमेय संख्याएँ कौन कौन से? शांत दशमलव भिन्न बोल सकते हैं, पुनरावृत्ति वाली भिन्न को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं परिमेय संख्या। अब बात कर रहे हैं यहाँ से हम अशांत दशमलव भिन्न में नॉन टर्मिनेटिव की बात। तो नॉन टर्मिनेटिव वाली जो संख्याएँ होती हैं वो हमारी होती हैं, यहाँ से हमें देख लेते हैं, यहाँ से वो होती है हमारी अपरिमेय संख्याएँ। अपरिमेय संख्याएँ और अपरिमेय संख्या क्या होती है मैं अभी बताऊंगा डेफिनेशन से, मगर इतनी बात तो मैं पहले समझिए ध्यान से कि दशमलव भिन्न के जो दशमलव संख्या है उसके किस पार्ट को हम परिमेय संख्या बोलते हैं। तो शांत दशमलव भिन्न को और टर्मिनेटिव संख्या को, शांत दशमलव संख्या को टर्मिनेटिव संख्या को बोलते हैं परिमेय संख्या। जिस संख्या में पुनरावृत्ति नहीं होती हो उस संख्या को हम क्या बोलते हैं? फिलहाल उस संख्या को हम बोलते हैं यहाँ से अपरिमेय संख्या। यहाँ तक बात क्लियर है इतनी? इसके बाद अगर हम यहाँ से बात देखें पूर्णांक की, तो पूर्णांक भी हमारे कई सारे भागों में बटा होता। अगर पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक होता हमारा धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। दूसरा की बात करें हम यहाँ से कह सकते हैं 0, या बोल सकते हैं इसे हम 0। उसके बाद कह सकते हैं ऋणात्मक, भाई ऋणात्मक पूर्णांक। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे जस्ट नीचे अगर हम बात करें यहाँ से, तो इसके और पार्ट बन जाते हैं, जैसे मान लो सम संख्याएं। इसी प्रकार हम बात करें एक भाग और बन जाएगा इसका विषम संख्याएं। तो ये इसी के भाग हैं। अगर हम बात करें यहाँ से धनात्मक पूर्णांकों की या धनात्मक संख्याओं की, अगर बात करें धनात्मक पूर्णांकों की धनात्मक संख्या की, तो उसमें हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें ये देखना है कि जितनी भी पॉजिटिव संख्या होंगी, जैसे मान लो यहाँ से अगर बात करूँ
प्लस का 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 इन्फाइनेट तक प्लस के होंगे सारी के सारी, तो उन्हें क्या होंगे धनात्मक पूर्णांक। शून्य एक अलग ही चीज़ है बिल्कुल, जो आर्यभट्ट ने इसकी खोज करी है, बाद में करी है, अभी नहीं करी इसके फिलहाल। तो अब नेक्स्ट चलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक क्या होंगे, निगेटिव होंगे, -1 -2 -3 -4 डॉट 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 नेगेटिव इन्फाइनेट तक। तो ये सब होंगे हमारे ऋणात्मक पूर्णांक। अब अगर बात करें हम ये जो हमारी होती है धनात्मक पूर्णांक, जितने धनात्मक पूर्णांक वो क्या हमारे नेचुरल नंबर, इन्हें बोलते हैं हम नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब होता है हमारा कि प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या बोलते हैं जैसे मान लो प्लस की 1 प्लस की 2 प्लस की 3 डॉट 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 इन्फाइनेट तक ये हो सकती हैं, तो प्राकृतिक संख्या भी हम नहीं बोलते हैं। अगर हम बात करें यहाँ से पूर्ण संख्या या संपूर्ण संख्या क्या कहते हैं, तो धनात्मक पूर्णांक और जीरो के समूह को या सेट ऑफ धनात्मक पूर्णांक और जीरो को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। इन दोनों को इस प्रकार हम कह सकते हैं यहाँ से 0 +1 +2 +3 डॉट 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 इन्फाइनेट तक, इसे बोलते हैं पूर्ण संख्या। इसे हम कह सकते हैं यहाँ से पूर्ण संख्याएं, पूर्ण या संपूर्ण संख्याएं, पूर्ण या संपूर्ण संख्याएं, इन्हें हम बोल सकते हैं पूर्ण या संपूर्ण संख्याएं, जो 0 +1 +2 +3 +4 डॉट 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 इन्फाइनेट तक हो सकती हैं। ऋणात्मक वाला में कुछ नहीं समझना, ऋणात्मक वाला में सिंपल है बिल्कुल, कि निगेटिव होंगे वो जैसे -1 -2 -3 डॉट 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 इन्फाइनेट तक, ये भी निगेटिव होंगे, इन्हें बोलेंगे हम ऋणात्मक पूर्णांक। इसके बाद अगर बात करें हम सम संख्या होगी, तो सम और विषम की अगर हम बात करेंगे यहाँ से, तो सम और विषम क्या होती हैं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः कट जाएँ, वे संख्या जो 2 से पूर्णतः कट जाएँ, यानी 2 से क्या हो जानी चाहिए, वो पूर्णतः 2 से डिवाइड होनी चाहिए, 2 से विभक्त होनी चाहिए, तो वो सारी की सारी संख्या क्या कहलाती है, हमारी सम संख्या कहलाती है। जो 2 से विभक्त पूर्ण न हो, जो 2 से पूर्णतः विभक्त न हो, उन्हें हम बोलते हैं विषम संख्या। अब अगर हम बात करें यहाँ से भाज्य की, और तो वो धनात्मक पूर्णांक हमारे क्या होते हैं, भाज्य होते हैं। मगर मैं इस चीज़ को पहले मिटा देता हूँ। अब एक बार हम सीरीज से चलते हैं, संख्या के बारे में अच्छे तरीके से ज्ञान करते हैं, जहाँ से सवाल हमें बनते हैं। तो पहले मैं यहाँ से चलूँगा परिमेय संख्या को लेकर, फिर उसके बाद अपरिमेय संख्या को लेकर चलूँगा, फिर हम धनात्मक पूर्णांक, प्राकृतिक संख्याएँ और इनके बारे में बता चुके हैं, फिर हम लेकर चलेंगे सम संख्याएँ, विषम संख्याएँ, फिर भाज्य और एक क्या है, इस चीज़ के बारे में चलेंगे। तो मिटा देता हूँ इस चीज़ को। आप समझते हैं हम संख्या को अलग अलग, ये तो हमने क्लासिफिकेशन समझ लिया इनका, किस तरह से वर्गीकृत है संख्याएं। अब उसके बाद हम समझेंगे इनका बारे में डिटेल से, कि परिमेय संख्या क्या होती है हमारी, अपरिमेय क्या होती हैं, सम संख्या क्या होती हैं, भाज्य क्या है, अभाज्य क्या है, इन सब के बारे में हमें टोटली ज्ञान लेना है एक बार। उसके बाद ही हमारे सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। तो इसलिए अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें, बहुत अच्छे तरीके से। और कोई भी अगर डाउट लगता हो, जो भी तुम्हें समझ में नहीं आता हो, तो मेरे से पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, कमेंट में बता देंगे, मैं आराम से देख सकता हूँ वहाँ से, बाद में चीज़ों क्लियर कर सकता हूँ और भी। तो उससे पहले हम सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ से परिमेय संख्या के बारे में। तो मैं पहले परिमेय संख्या एक हेडिंग डाल रहा हूँ, परिमेय संख्या। बहुत ध्यान से एक बात समझनी है, परिमेय संख्याओं में यहाँ से सवाल बनता है बिल्कुल। तो परिमेय संख्या क्या होती हैं, वे संख्याएँ जो, मैं कह सकता हूँ वे संख्याएँ, वे संख्याएँ जो P/Q की फॉर्म में लिखी जाती है, जो P/Q के रूप में लिखी जाती हो, P/Q के रूप में लिखी हो, परंतु Q बराबर न हो 0 के। यानी कि वे संख्या जो P/Q के रूप में लिखी हो, परंतु Q बराबर 0 ना हो, तो वो सारी संख्या क्या कहलाएंगी, हमारी परिमेय संख्या कहलाएंगी। जैसे मैं शॉर्ट फॉर्म में ये कह सकता हूँ कि वे संख्या जो P/Q के रूप में लिखी हो, बट Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0। तो ये छोटी सी एक डेफिनेशन बन गई कि वे संख्या जो P/Q के रूप में लिखी हो, लेकिन Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम इन संख्या को बोलते हैं परिमेय संख्या। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, Q बराबर 0 क्यों नहीं होना चाहिए, वो भी हम एक बात समझ लेते हैं। अगर मान लो कोई भी नंबर उठाया, मैंने 2/0 भर लिया और एक है 0/2, तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये नहीं पता होगा, जब किसी नंबर को या फिर किसी संख्या को 0 से भाग करते तो क्या आएगा, और किसी 0 को किसी संख्या से भाग करते तो फिर उस टाइम पे क्या आता। तो मैं इस चीज़ को भी क्लियर कर देता हूँ यहाँ से। अगर हम किसी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं, तो वहाँ पर आएगा हमारा इसे काटने के बाद क्या, इन्फाइनेट। तो इन्फाइनेट जो है एक नंबर नहीं है, इन्फाइनेट एक संख्या नहीं है। इन्फाइनेट क्या हमारा एक टाइम पीरियड है, यानी काल है, जो अवधि बता रहा है कि इन्फाइनेट टाइम तक, या इन्फाइनेट उसकी एक लिमिट है, उस लिमिट को डिनोट कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। मतलब ये जो इन्फाइनेट होता है हमारा क्या होता है, एक अवधि है, एक प्रकार कह सकते हैं हम, ये काल है। तो इसलिए इन्फाइनेट कोई संख्या नहीं होती, इसलिए हम इसे क्या बोल देते हैं, ये हमारा काल है। तो अगर किसी भी संख्या को 0 से भाग करते हैं, इन्फाइनेट आता है, इन्फाइनेट कोई संख्या नहीं है, इसलिए जो है 0 नहीं होना चाहिए Q का मान, क्योंकि परिमेय संख्या नहीं हो सकती। फिर इसी प्रकार हम बात करें यहाँ से 0 को 2 से भाग करें तो कितना आएगा यहाँ पर,
या जीरो आएगा। तो जीरो तो हमारा एक प्रकार का नंबर है। कैसा नंबर है भाई? होल नंबर कैटेगरी में आता है, संपूर्ण संख्या कैटेगरी में। मगर इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं है, क्या है? काल है, तो इसलिए हम इसे परिमेय संख्या कैटेगरी में नहीं रखेंगे। इसलिए मैंने मना करा यहाँ पर क्यू बराबर क्या नहीं होना चाहिए? जीरो। समझ गए होंगे यहाँ तक। इसके बाद अगर हम बात करें उसके एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ से, कोई संख्या मैंने 1 ले ली, 2 ले ली, 5/3 ले ली, 4/6 ले ली, या 4/3 ले ली, या 22/7 ले ली, या कह सकता हूँ 180 ले ली खाली मैंने। इसके बाद 3.14 ले ली, इस तरह से ले ली। आधी संख्या में बोल सकता हूँ आधी, ETC। तो इन संख्याओं में किस तरीके से परिमेय संख्या हो सकती है? मैंने बोला कि वे संख्याएं कैसी होनी चाहिए? P/Q के फॉर्म में होनी चाहिए। तो अगर मैं एक संख्या को अगर 1 से डिवाइड करूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा बिल्कुल, क्योंकि 1 से किसी संख्या को अगर डिवाइड करते हैं यानी गुणा या भाग करें तो कोई संख्या प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसी प्रकार 1 को 1 से करेंगे तो बिल्कुल। और एक मान क्या है हमारा? Q। तो Q का मान 1 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान कितना नहीं होना चाहिए? 0। बाकी कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम 1 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि एक संख्या से किसी भी संख्या पर भाग या गुणा करने में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार 2 को अगर देखें तो 2 को भी 1 लिख देंगे नीचे, 2/1 हो जाएगा। ये भी एक परिमेय संख्या बन गई P/Q की फॉर्म में, ये भी P/Q की फॉर्म में। इस प्रकार ये तो ऑलरेडी आप देख रहे होंगे। मगर 22/7 180, क्योंकि 180 के नीचे भी तो 1 लगा सकते हैं। 3.14 की बात करें तो पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर 2 जीरो लग जाएंगे, और ये बहुत आगे तक मान होता है, मगर मैंने लिख ही दिया फिलहाल, ये इनफाइनाइट तक जाता है। अगर हम बात करें यहाँ से, इसे भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले एक बात समझिए, मैंने जो ये बॉक्स में बनाई है, बॉक्स में वाली जो चीज़ें हैं वो इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पाई के मान है। ये पाई क्या है? मान है। तो पाई का जो मान होगा वो हमारा परिमेय संख्या की कैटेगरी में आएगा, और जो पाई का मान डायरेक्ट पाई खुद अगर रिप्रेजेंट है तो उसे बोलेंगे अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्याओं में आई होप तुम समझ गए हो अच्छी तरीके से सारी की सारी चीज़ों को। अब मैं नेक्स्ट लेकर चलता हूँ अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्याओं में समझना है अपरिमेय संख्या होती क्या है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, और किस तरह से उसे वर्गीकरण करा गया, किस तरीके से हम परिमेय और अपरिमेय में क्लासीफाई करेंगे। तो अपरिमेय संख्या की अगर बात करूँ मैं, अपरिमेय, तो अपरिमेय जो संख्याएं हैं वे सभी संख्याएं बोल सकता हूँ, वे सभी संख्याएं जो करनी का मतलब वर्गमूल, अंडरवुड मतलब वर्गमूल, घनमूल, पंचमूल, चरमूल से, करनी से पूर्णतः बाहर न निकल सकें, बाहर न निकल सकें, वह अचर पद में भाई कुछ भी आ सकता है, जैसे पाई, फाई, थीटा, ये सब आ सकते हैं। क्योंकि अगर अचर पद दे रखा है तो उसमें कह नहीं सकते तुम वो क्या मान है और क्या पूरा कट पाएगा या नहीं कट पाएगा। तो इसलिए हम अचर पदों किसी कैटेगरी में रखते हैं? अपरिमेय कैटेगरी में रखते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर यहाँ से देखें हम, तो अगर मैं यहाँ से लूँ पहले अंडरवुड 2, तो अंडरवुड 2 का मान जो होता है ना 1.414 अगर हम लिखते हैं 1.414, तो ये लगभग में होता है मान 1.414 लगभग में आता है। बाकी इसकी कोई लिमिट नहीं होती, रिपीट नहीं होता है, नॉन टर्मिनेटिव नंबर है एक। इसी प्रकार हम बात करें √3 की, √3 होता है 1.73 ... इस तरीके से। तो ये √2, √3, √5, √7 या √11 या √10 कह सकते हैं कि √10 ही बाहर पूरा नहीं जा सकता। मगर अगर मैं यहाँ से ले लूँ √4 परिमेय संख्या नहीं हो सकता, अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि √4 का बाहर कितना आ जाएगा? 2। तो इसलिए अपरिमेय संख्या बिल्कुल नहीं है। इसलिए कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। इसके बाद जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है पाई, उसके बाद है फाई, और उसके बाद है थीटा। तो ये संख्या भी क्या होंगे हमारी, ये जो हमारे अचर पद हैं ये भी किस में होंगे? अपरिमेय संख्याओं में होंगे। तो अब अपरिमेय संख्या के बारे में हमने समझ